नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। आज हम क्वेश्चन बैंक के जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, आज हम उन्हें हल करने जा रहे हैं। सामान्यतः जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वर्ष प्रश्न बैंक आया हुआ है और उसी से लगभग प्रश्न आएंगे, तो आज हम लोग कुछ इनके जो वस्तुनिष्ठ टाइप से प्रश्न हैं उनको हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले अध्याय 1, जैसा कि आपको पता कि अध्याय 1 से कुल 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले हम अध्याय 1 की बात करेंगे कि अध्याय 1 से कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, किस तरह प्रश्न आएंगे। तो निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन सा है। तो इसको आप ऐसे याद करना कि सामान्यतः कांच, प्लास्टिक, रबड़ और बहुलक को छोड़कर सभी क्रिस्टलीय हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांच। दूसरा है, किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या 2 है तो क्रिस्टल की संरचना कैसे होगी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यदि Sc है तो परमाणु 1 होगा, यदि BCC है तो परमाणु 2 होगा और यदि FCC है तो परमाणु 4। तो यहाँ पे कितने परमाणु कह रहा है, 2 परमाणु। तो यदि 2 परमाणु है तो ऐसी स्थिति में उसकी संरचना कैसे हो जाएगी, तो उसकी संरचना सामान्यतः अंतः केंद्रित घनी होगी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सहसंयोजी क्रिस्टल कौन सा है। तो सहसंयोजी क्रिस्टल 3 है, जनरली हीरा, ग्राफाइट और सिलिका। तो सही आंसर हीरा। अगला प्रश्न है, किसी क्रिस्टल का ऋण आयन द्वारा निर्मित रिक्ति में इलेक्ट्रॉन की उपस्थित होना तो एफ केंद्र कहलाता है। एफ एक जर्मन भाषा के शब्द फार्बे से बना, जिसका अर्थ होता है रंग। इसी कारण क्रिस्टल रंगीन होते हैं। निम्नलिखित क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें धनायन घनी संकलित संरचना और ऋण आयन में उपस्थित रहते हैं वो कौन से हैं। तो वो ऐसा है ZnS। अगला है आपका, एक फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो अभी अभी हमने बताया कि कितनी होगी, 4। क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं। तो किसी क्रिस्टल की सूक्ष्मतम इकाई को एकक सेल या इकाई सेल कहते हैं। शुष्क बर्फ या ठोस CO2 को कहते हैं। तो शुष्क बर्फ या ठोस CO2 आणविक क्रिस्टल है। अगला, CSCl में प्रत्येक CS आयन को घेरे रहने वाले विपरीत आयनों की संख्या कितनी होगी। तो CSCl में 8 होगी। तो इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों घनत्व, चूंकि फ्रेंकल दोष में एक धनायन जो है वो अंतराकाशी स्थान पर आ जाता है, इसलिए कोई आयन की कमी नहीं रहती, अर्थात इसके घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। अगला है, क्रिस्टल जालक में यदि एक धनायन और एक ऋणायन स्थान रिक्त होता है तो कौन सा दोष है। तो नाम से स्पष्ट है, एक धनायन ऋणायन दोनों निकल गए, तो कौन सा दोष होगा, साटकी दोष होगा। इसको आप ऐसे याद कर लो, साटकी में सटक गए, फ्रेंकल में भैया फंस गए। किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग या हिंदी में अपमिश्रण कहते हैं। अगला है, दोष क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसमें धनायन का आकार ऋण आयन से बहुत छोटा है, तो वो फ्रेंकल दोष ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंकल दोष। NaCl में Na पॉजिटिव तथा Cl निगेटिव की समन्वय संख्या कितनी होगी। तो 6:6 होती है। तो अपन Na तथा Cl की समन्वय संख्या 6 होगी। किस दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता आ जाती है। तो फ्रेंकल दोष के कारण। प्लास्टिक, कांच, रबड़ आदि किस प्रकार के ठोस हैं। तो इसको तो मैंने पहले भी बता चुका कि ये किस प्रकार के ठोस हैं। तो सही आंसर हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस हैं। बब्रेश के अनुसार कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा आप, यदि क्रिस्टल तंत्र पूछता है तो 7 होंगे, बेब्रिज जालक पूछता है तो 14 होगा और यदि सममित तत्व पूछ रहा है तो वो 23 होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कि 14। साटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व, तो साटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। किसी क्रिस्टल में उपस्थित धन आयन तथा ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर तो यहीं पे लिखा हुआ है, सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा बस। तो किसी क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्याओं का अनुपात क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिज्या अनुपात। तो इसका आंसर प्रश्न में ही आंसर है, त्रिज्या अनुपात कहते हैं। कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। तो मैंने अभी बताया 7।
ठोस धात्विक क्रिस्टलों में अवयवी कण रचक कण कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातु परमाणु होते हैं, ये सही आंसर है। अगला आइए सही जोड़ी, निम्न की सही जोड़ी बनाइए। तो विद्युत संयोजी क्रिस्टल का प्रबल आकर्षण बल, दूसरा सह संयोजी क्रिस्टल का सह संयोजक बंध, आणविक का दुर्बल वांडरवाल, धात्विक का धात्विक बंध। अगला है आपका दूसरा नंबर है, इसको भी देखिए, चतुष्फल की संरचना। तो चतुष्फल की संरचना का हो जाएगा पहले का ये ZnS, दूसरा अष्टफल की ZnS की मैंने बात की, चतुष्फल की संरचना का हो जाएगा ZnS, दूसरा है अष्टफल की संरचना, तो इसका हो जाएगा NaCl, तीसरा घनी संरचना, बल्कि यहाँ पे अंतः केंद्रित घनी होना चाहिए, तो अंतः केंद्रित घनी हो जाएगा CsCl। तो ये आपके सही थे। अगले देखिए आप सही जोड़ी के बाद फिर से थोड़ी सी सही जोड़ी है, इसको भी मिलाइए सही जोड़ियाँ। हीरा किस प्रकार का ठोस है? तो हीरा को मैंने आपको पहले बताया सहसंयोजी। कांच कैसा ठोस है? आक्रिस्टली। सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl। वैसे जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं साटकी और फ्रैंकल की एक ट्रिक बता रहा हूँ। हाइलीना करब से साटकी हो सबसे, मतलब यदि फर्स्ट ग्रुप है तो उसमें साटकी दोष होगा, यदि फर्स्ट ग्रुप नहीं है तो उसमें फ्रैंकल होगा। तो सिल्वर क्लोराइड का आप कह दीजिए कि इसमें फ्रैंकल होगा, और इसमें KCl है तो साटकी दोष होगा। एक शब्द में, अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए। किसी प्रकार के ठोस विद्युत के चालक, किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक अगाध वर्ध और तन्य होते हैं? तो इसका सही हो जाएगा धात्विक ठोस, जो कि धात्विक जो होते हैं वे विद्युत के सुचालक अगाध वर्ध और तन्य भी होते हैं। ठोस पदार्थ जिनमें घटक कणों का वितरण अनियमित, रचक घटकों का अनियमित वितरण होता है, उसे हम लोग कहते हैं अक्रिस्टली। अक्रिस्टली के एग्जाम्पल कांच, रबड़ और प्लास्टिक है। अगला क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई को क्या कहते हैं? तो क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई को एकक सेल के नाम से जानते हैं या एकक सेल कहते हैं। अगला है आपका इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। Zm/A³ इंटू आवोगाद्रो संख्या Na। इसको आप लिख लीजिए, अधिकतर पूछा करता है, बल्कि क्वेश्चन बैंक का जो आंसर सीट है उसमें भी ये प्रश्न नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसको आप जरूर लिख लीजिए। अगला है आयनिक क्रिस्टल से धन आयन और ऋण आयन का निकलना कौन सा दोष? तो इसके पहले भी मैंने बोला साटकी, माने जब दोनों सटक गए तो कौन सा दोष होगा भैया? साटकी दोष होगा। कोई आयन विपरीत आवेश वाले जितने आयनों के संपर्क में रहता है उस संख्या को क्या कहते हैं? तो उसको समन्वय संख्या कहते हैं। धन आयनों का अंतराकाशीय रिक्ति में जाना क्या कहलाता है? तो ये फ्रैंकल दोष कहलाता है, जिसमें रिक्ति में चले जाते हैं तो ये फ्रैंकल दोष है। इकाई कोशिका जिसमें एक संगठक कण घन के प्रत्येक कोण पर तथा एक घन के केंद्र में होता है, उसको हम लोग कहते हैं BCC, अंतः केंद्रित घनी एकक सेल। त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, उसको अभी हमने बताया, वही होगा एकक सेल हो जाएगा। इकाई कोशिका जिसमें धन के कोणों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक कण होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं FCC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा FCC। अध्याय 2 और अध्याय 3 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएंगे, तो हम बात करेंगे अब अध्याय 4 रासायनिक बलगत की। किसी अपक्रिया का वेग अपक्रिया की प्रगति के साथ क्या होगा? अपक्रिया की प्रगति के साथ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो घटता है। निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोट की अपक्रिया की दर स्वतंत्र होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकारकों की सांद्रता के से स्वतंत्र होती है।
प्रथम कोटि की अपक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकार। प्रथम कोटि की अपक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो सही आंसर ये हो जाएगा। शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिराव, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे स्थिरांक होना चाहिए। तो शून्य कोटि की इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति और ये सेकेंड, तो ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो इसमें से वैसे ताप बढ़ाने से भी बढ़ता है, दाब बढ़ाने से भी बढ़ता है, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से भी बढ़ता है। तो निम्न किस अपक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो वैसे इसका आंसर होना चाहिए उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे वैसे ताप लिखा हुआ है, बाकी सभी होना चाहिए। छठवां है, किसी अपक्रिया का तापक्रम बढ़ाने पर दर अधिक बढ़ जाने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण ये होता है कि टक्करों के प्रभावी संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी क्रिया की दर बढ़ जाती है। अगला, किसी अपक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो वह कौन सी कोटि की अपक्रिया होगी? तो परिभाषा ही है कि जिसका वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता वो शून्य कोटि की अपक्रिया होगी। अगला है, किसी अपक्रिया के लिए वेग बराबर के एट कंसंट्रेट ए एम पावर बी एट कंसंट्रेट एन, इसकी कोटि कौन सी होगी? तो कोटि का मतलब होता है दोनों का योग। तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो m और n को यदि हम जोड़ेंगे तो दोनों का योग क्या आएगा आप बता सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा m+n हो जाएगा। आगे देखिए, फिर भी प्रश्न है, रेडियोधर्मी क्षय किस कोटि की अपक्रिया है? तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मी का क्षय होना, यह सामान्यतः प्रथम कोटि की अपक्रिया है। प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्ध आयु निर्भर करती है क्रिया कारक की सांद्रता पर, क्रिया कारक उत्पाद की सांद्रता पर, उत्पाद एवं दोनों पर, और दोनों पर नहीं करती। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो अर्ध आयुकाल होता है, पहले उसको आप निकालिए कि उसका सही आंसर क्या है। तो हम लोग जानते हैं उसका सही आंसर होता है T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो इसका सही आंसर होगा, चूंकि प्रारंभिक जो प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल है वह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। 11वां प्रश्न है इसका, रासायनिक अपक्रिया की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान पर। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रथम कोटि अपक्रिया का समाकलित जो दर समीकरण है वो क्या है? तो इसको आप लोग लगभग जानते हैं, लिख भी लीजिए यदि नहीं जानते हो तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 a/a-x, इसको आप लोग लिख लीजिए कहीं पे। अगला प्रश्न है अपक्रिया दर अभिकारकों की सांद्रता के डैश डैश होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानुपाती होती है, माफ करिएगा। दूसरा प्रश्न मैं थोड़ा सा दूसरा बता दिया। प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई है, ये प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित दर समीकरण जो मैंने बताया वो सही था। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, इसको भूल गया था, तो इसका सही हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। चलिए आगे, अपक्रिया दर अभिकारकों की सांद्रता के, तो ये तो समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। अगला है, अपक्रिया की डैश डैश का मान शून्य नहीं हो सकता है। तो आणविकता का मान, जो अणुसंख्यता या उसको हम आणविकता कहते हैं, तो अणुसंख्यता का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ये सदैव पूर्णांक होती है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अपक्रिया है? तो ये प्रथम कोटि की अपक्रिया, किस कोटि की अपक्रिया है? तो इसको हम कह देंगे कि ये सामान्यतः प्रथम कोटि की अपक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक डैश डैश रासायनिक अपक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण एक शून्य कोटि की अपक्रिया है, या यह एक शून्य अपक्रिया है। वह समय
प्रकाश संश्लेषण, इसका बल्कि एक और ऑब्जेक्टिव इसमें शून्य दिया हुआ है, आप इसको बल्कि इसको कहिए कि यह प्रकाश रासायनिक अपक्रिया है। इसका सही आंसर यही होगा जो मैं बता रहा हूँ, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया है। वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं, अर्ध आयुकाल कहते हैं। 8वां समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों का योग क्या कहलाता है? तो ये अपक्रिया की कोटि कहलाती है। अपक्रिया की कोटि 4 होती है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि। प्रश्न क्रमांक 9वां है, उत्क्रमणीय अपक्रिया में अग्र तथा पश्च अपक्रिया के वेग स्थिरांकों का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये साम्य स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है? साम्य स्थिरांक कहलाता है। अगला है डैश डैश अभिकारक या क्रियाफल की सांद्रता अथवा दाब पर निर्भर नहीं होती है। तो दर स्थिरांक जो होता है, दर स्थिरांक अभिकारक या क्रियाफल या सांद्रता अथवा दाब पर निर्भर नहीं होता है। अगला देखिए सही जोड़ी, तो पहला है शून्य कोट की अपक्रिया। तो मैंने इसको बताया था कि शून्य कोट की अपक्रिया क्या होती है? तो ये होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, प्रथम की सेकेंड इनवर्स, द्वितीय की तो द्वितीय की ये हो जाएगी और तृतीय की ये हो जाएगी। अगला है, इसके बाद हम बात करेंगे इस अध्याय से, फिर 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। फिर अगला अध्याय है सतह रसायन। इस पार्ट से भी आपको देखना है कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? तो लगभग 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ के बीच। अगला है भौतिक अधिशोषण में ठोस की सतह पर गैस के अणु बंधे रहते हैं। तो देखिए भौतिक रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंधों द्वारा, और भौतिक अधिशोषण कह रहा तो दुर्बल वान डर वाल्स द्वारा। अगला है नेक्स्ट है, निम्न में किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बनाने में नहीं होता है? तो द्रव स्नेही यहाँ पे देखिए स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, ये तीनों द्रव स्नेही है। तो द्रव विरोधी कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातु सल्फाइड। साल हमेशा निम्न गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो साल कौन से गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय गुण, क्योंकि अवशोषण, स्कंदन, टिंडल ये तो इसी चैप्टर से रिलेटेड है, चुंबकीय गुण नहीं होगा। अगला है कोलाइडी कणों का कौन सा गुण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है? तो टिंडल प्रभाव। तुरंत अवक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड पर तनु HCl की कुछ बूंदें डालने पर वह लाल गुलाबी रंग का हो जाता है, लाल रंग का कोलाइडी विलयन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो अवक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड पर HCl डालने से यदि कोलाइडी विलयन बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा? पेप्टीकरण। देखिए इसमें 2 चीज है, जब कोलाइडी विलयन से अवक्षेप बनता तो उसको स्कंदन, और जब जो अवक्षेप से कोलाइडी विलयन बनता तो उसको पेप्टीकरण कहते हैं। आर्सेनियस सल्फाइड या AS2S3 के कोलाइडी विलयन को निम्न के द्वारा स्कंदित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप विद्युत अपघट्ट कोई भी डालकर। नेक्स्ट है कोलाइडी कणों का अधिगमन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव द्वारा होने का प्रक्रम क्या कहलाता? तो नाम से स्पष्ट है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। अगला है किसी आयन की स्कंदन क्षमता किसी प्रदत्त कोलाइडी विलयन के लिए निर्भर है। किस पर निर्भर होती है? तो आवेश की मात्रा व चिन्ह दोनों पर समानता निर्भर होती है। अगला है फिर इसके बाद 10वां सक्रिय चारकोल में जो एस्टिक अम्ल का अधिशोषण प्रक्रिया में एस्टिक अम्ल क्या है? तो एस्टिक अम्ल जो होता है, चूंकि जो चारकोल होगा वो अधिशोषक होगा, अधिशोष होगा, और जो एस्टिक अम्ल है वो अधिशोषित करने वाला होगा। तो यहाँ पे सक्रिय चारकोल में एस्टिक अम्ल का अधिशोषण प्रक्रिया में एक एस्टिक अम्ल क्या है? तो यहाँ पे दोनों चीज आपको याद रखना, जो अधिशोषित करता है उसको हम लोग बोलते हैं अधिशोषक, और जो अधिशोषित होता है उसको हम लोग बोलते हैं अधिशोष। तो दो याद किए रहना है। अगला है कोलाइडी विलयन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो कोलाइडी विलयन की 2 अवस्थाएं होती हैं केवल। हार्डी-सोल्जे नियम किससे संबंधित है? तो इसका भी सही आंसर स्कंदन से होगा।
अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अधिशोषण एक कैसा प्रक्रम है? तो अधिशोषण की क्रिया एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा है? ऊष्माक्षेपी। किसी क्रिस्टलाप को विसरण द्वारा अथवा झिल्लियों द्वारा छानकर कोलाइडी विलयन प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोहन। हमारे शरीर में अपोहन का काम कौन करता है? तो किडनी करती है। कोलाइडी विलयन में से प्रकाश की किरण के जाने से किरण के मार्ग में जो प्रदीप्त उत्पन्न होती है, इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं? तो एक तो प्रभाव ही है इस अध्याय में, वो है कौन सा? टिंडल प्रभाव। तो सही आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी डैश डैश पर निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। अगला है, वो कोलाइडी तंत्र जिसमें द्रव किसी ठोस में परिक्षिप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेल कहते हैं। इसकी भी वीडियो मैंने बनाई थी एक, साल ठोस साल एद्रा बेरोसाल पायस की झाग में जेलों की फेन है, अपनी ACC रामनगर में जाकर ये ट्रिक भी आप देख लीजिए, तो ये बहुत सरल हो जाएगा। हार्डी-सोल्जे नियम के अनुसार आयनों की स्कंदन क्षमता आयनों की डैश डैश पर निर्भर करती है, तो अभी मैंने बताया ना कि संयोजकता पर निर्भर करती है। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का पृष्ठ तनाव जल से समानता कम होगा। आकाश का नीला रंग डैश डैश के कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला रंग दिखाई देता है। स्कंदन किसके विपरीत क्रिया है? ये बहुत, अभी मैंने इसके पहले परिभाषा भी बताया कि पेप्टीकरण और पेप्टीकरण के जस्ट जो विपरीत क्रिया होती है वो स्कंदन है। दाब वृद्धि के साथ भौतिक अधिशोषण के मात्रा में वृद्धि होती है। इसको जरूर याद करना है, ये भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव है कि दाब बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण बढ़ेगा और यदि ताप बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण घटेगा। चलिए सही जोड़ी करिए, इसको भी आप मिलाइए सही जोड़ियाँ। पहला कहता है स्कंदन, तो स्कंदन का सही आंसर क्या होगा? पहले इसको आप देखिए स्कंदन, तो स्कंदन का सही आंसर क्या होगा? तो स्कंदन का आप कह दीजिए कि इसका तो बहुत अच्छा भी हम लोग पढ़ के भी आ रहे हैं, हार्डी-सोल्जे का नियम। दूसरा रक्त है, तो रक्त एक ऋण आवेशित साल भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहले देख लीजिए, नहीं दिया। यहाँ पे धनात्मक कोलाइड भी कह सकते हैं, वैसे ऋण आवेशित साल होता है। तीसरा टिंडल प्रभाव है, टिंडल प्रभाव कहीं पे प्रकीर्णन देख रहे हैं या प्रकाशी गुण होगा, तो ये टिंडल प्रभाव हो गया। अगला है गोल्ड साल, आपको दिख रहा है चौथा गोल्ड साल, तो इसका आप कह सकते हैं गोल्ड साल का ये हो जाएगा चौथा गोल्ड साल है। गोल्ड साल का सही आंसर हो जाएगा द्रव विरोधी कोलाइड विलयन। फिर इसके बाद गैस मास्क है, जहरीली गैसों का अधिशोषण। अगला स्वर्ण संख्या है, तो स्वर्ण संख्या को अपन लोग द्रव स्नेही कोलाइड भी लिख सकते हैं, कहीं पे दिया नहीं दिया है, तो स्वर्ण संख्या को अपन जिलेटिन लिख देते हैं। और बचा स्कंदन क्षमता, तो इसका हो जाएगा सा। तो ये अपनी सही जोड़ी भी बहुत सरल थी। अगला है एक शब्द में उत्तर लिखिए। चलिए, जब किसी पदार्थ में किसी ठोस की सतह पर संलग्न सांद्रता उसके स्थूल में उपस्थित सांद्रता की अपेक्षा अधिक हो जाती है, तो इसी घटना को ही या इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को ही हम कहते हैं अधिशोषण कहते हैं। दूसरा है, वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन परचमेंट झिल्ली या जैविक झिल्ली में से होकर विसरित नहीं होते हैं, वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं कोलाइडी कहते हैं। कोलाइडी दो शब्दों से मिलकर बना, कोला आइड, कोला मतलब ग्लू, आइड मीन्स लाइक मतलब गोंद जैसे। वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम जल के साथ हिलाने पर सरलता से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, उनको द्रव स्नेही कोलाइड कहेंगे, और जो आसानी से नहीं बनाते हैं उनको द्रव विरोधी कोलाइड विलयन कहेंगे। अगला है, कोलाइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का कारण क्या है? तो वही इसको पहले भी हमने पढ़ा, प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। अगला प्रश्न है आपका, कोलाइडी कणों की गति को क्या कहते हैं? तो ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति का अध्ययन सर्वप्रथम सन 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और उन्होंने बताया था कोलाइडी कण जो हैं सदैव टेढ़े मेढ़े दिशाओं में गति करते रहते हैं, इसलिए इस गति का नाम ब्राउनी गति पड़ा।
किसी अपक्षेप को कोलाइडी कणों में बदलना। देखिए मैंने इसके पहले भी बताया कि अपक्षेप को कोलाइडी कण में बदलेंगे तो पेप्टीकरण है, अब कोलाइडी कणों को अपक्षेप में बदलेंगे तो स्कंदन है। सरसों के तेल का पीला रंग गायब करने के लिए इसमें सक्रिय कार्बन के साथ हिलाया जाता है। यह प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह प्रक्रिया अधिशोषण पर आधारित है। अपोहन क्रिया शरीर के किस अंग द्वारा की जाती? तो अभी हमने बताया भी था कि किडनी के द्वारा की जाती है। यह हमारे शरीर में अपोहक कौन है? तो किडनी। अगला आइए अध्याय 6, धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके प्रमुख यौगिकों का अध्ययन। तो सबसे पहला भर्जन का प्रमुख काम क्या है? तो यहाँ पे भर्जन का प्रमुख काम क्या है? तो ये सही आंसर हो जाएगा ब, ऑक्सीकरण होता है। अयस्क के प्रगलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रगलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपचयित करना धातुओं को। तीसरा है तांबे का मुख्य अयस्क कौन सा है? तांबे का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्कोपायराइट है। कौन सा है? कैल्कोपायराइट। तांबा के अयस्कों की भी मैंने एक वीडियो डाली है, उसको आप लोग देख सकते हैं एसीसी रामनगर मेरे चैनल में जा कर के, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा प्लीज़, ताकि मैं बहुत सारी आप लोगों को केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो दे सकूं, आप पढ़ सकें और इनको सॉल्व कर सकें। एग्ज़ाम आ रहे हैं, मैं बहुत से प्रश्नों की वीडियो बना रहा हूं, तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगला मैलेकाइट किसका अयस्क है? तो इसकी ट्रिक ही मैंने बताया ना, अभी मैंने एक ट्रिक बनाई तांबे से रिलेटेड की रूबी क्यों मैला है तेरा कापर सिल्वर ग्लास, तो मैला मैला मतलब मैलेकाइट। तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा तांबे का। अगला है लोहे का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो लोहे का प्रमुख स्रोत होता है, अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटाइट बॉक्साइट और हेमेटाइट नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो लोहे का प्रमुख अयस्क इसमें से कौन सा है? तो इसकी भी मैं ट्रिक बनाया हूँ। हे माँ मेरे लिए साड़ी लिए आना। हे मतलब हेमेटाइट, माँ माने मैग्नेटाइट, मेरे लिए मतलब लिमोनाइट, साड़ी माने सीडेराइट, आना माने आयरन पायराइटीज। इसकी भी वीडियो मैंने बना के डाला एसीसी रामनगर में, आप देख सकते हैं। हे माँ मेरे लिए साड़ी ले आना, तो आंसर आप अपने से बता सकते हैं। अयस्कों से शुद्ध रूप में धातुओं को प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धातु कर्म। देखिए धातुओं से अशुद्धियों को अलग करना, धातुओं से कई प्रश्न बन सकते हैं कि धातु अयस्क में उपस्थित मिट्टी रेत आदि कण को क्या कहते हैं? तो उनको गैंग कहते हैं। इन अशुद्धियों को अगलनीय अशुद्धियों को अलग करने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है उसको गालक कहते हैं। अशुद्धियां और गालक के मिश्रण को धातुमल कहते हैं। तो इससे कई से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। हेमेटाइट के सांद्रण की विधि कौन सी है? तो हेमेटाइट सांद्रण की वैसे 3 विधियां होती हैं। एक होती है गुरुत्व पृथक्करण विधि जो गैंग के घनत्व पर निर्भर करती है, और जिनकी प्रकृति लौह या चुंबकीय होती है वो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, और सल्फाइड अयस्कों का झाग प्लवन विधि द्वारा। ऑक्साइड अयस्कों से धातु का निष्कर्षण का सामान्य तरीका कौन सा है? तो कार्बन के साथ अपचयन करना, ये सबसे सामान्य तरीका है। अगला देखिए, फिर अगला है पायराइट अयस्कों को वायु में गर्म करके गंधक को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर देखिए भर्जन हो जाएगा। पायराइट अयस्कों को वायु में गर्म करके गंधक को हटाने की क्रिया को, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा भर्जन। अयस्कों के प्रगलन के समय गालक का काम क्या है? तो गालक का काम वही अभी मैंने बताया, शुद्धियों को गला करके और बाहर निकालना, ये इसका प्रमुख काम है। तो यहाँ पे चूंकि दिया नहीं, तो गैंग को हटाना इसका मुख्य काम है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अधात्री या गैंग को हटाना। वह पदार्थ जो गैस के साथ प्रतिक्रिया करके गलनी द्रव बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो अभी हमने इसकी परिभाषा बताई कि उसको हम लोग क्या कहते हैं? गालक। और गालक और अधात्री के मिश्रण को क्या कहते हैं? धातुमल। प्रगलन की प्रक्रिया निम्न में से किस में संपन्न होती है? तो ये लगभग आप सभी लोग जानते हैं, वात्या भट्ठी में। निम्नलिखित में किस खनिज में एल्यूमिनियम अनुपस्थित होता है? तो एल्यूमिनियम की भी मैंने एक टिक बनाया, रूबी को नीलम डाइऑक्साइड माइके चला फिरोजा लिए क्रायोलाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaF2, ये फ्लोर स्पार होता है, और इसका सही आंसर द हो जाएगा।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण प्रायः बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। एल्यूमिना का सूत्र क्या है? तो एल्यूमिना का सूत्र Al2 और O3 होता है। कठोर इस्पात बहुत देर तक उच्च ताप पर गर्म करके और धीरे धीरे ठंडा करने से वह नरम हो जाता है। धीरे धीरे ताप को कम करेंगे तो इस क्रिया को कहते हैं तापानुशीतन। क्या कहेंगे? तापानुशीतन कहते हैं। अगला है मेट में डैश डैश होता है। तो मैट क्या है? तो Cu2S और FeS के मिश्रण को मैट कहते हैं। अगला वायुयान बनाने में डैश डैश मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो वायुयान बनाने में निकिलाय, ड्यूरेल्यूमिन आदि जैसे मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं। प्रगलन कॉपर पायराइटिस अयस्क का सांद्रण। देखो पायराइटिस है तो यदि सल्फाइड अयस्क है तो मैंने पहले भी बताया कि झाग प्लवन विधि का प्रयोग किया जाएगा। अगला है प्रगलन की प्रक्रिया डैश डैश में की जाती है। तो बात्या भट्ठी में की जाती है। इसको तो मैंने अभी पहले भी बताया। अगला है मैलेकाइट किसका अयस्क है? तो तांबे का अयस्क। CaO गालक दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय गालक होता है और एक क्षारीय गालक। तो यहाँ पे CaO किस प्रकार का गालक है? तो ये क्षारीय गालक होगा। निस्तापन का मुख्य काम क्या होता है? निस्तापन का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसको आप लोग जानते हैं, दोनों निस्तापन और भर्जन जानते हैं। चलिए सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में वर्ग 15 को निकोजन, 16 को कैल्कोजन, 17 को हैलोजन, 18 को अक्री। अगला फिर से मिलाइए फटाक से। विरंजक चूर्ण का हो जाएगा CaOCl2, हंसाने वाली गैस का नाइट्रस ऑक्साइड, रेडियो सक्रिय हो जाएगा एस्टाटीन, बल्ब में आर्गन। बहुत अच्छा। कौन सी उत्कृष्ट गैस सबसे अधिक यौगिक बनाती? तो आपको पता होगा जीनॉन। वर्ग 16 के तत्वों का सामान्य नाम आप जानते हैं, कैल्कोजन। रेडियो एक्टिव हैलोजन तत्व का नाम भी आप जानते हैं। दो हैलोजन आपस में क्रिया करके कौन से यौगिक का निर्माण करते हैं? तो अंतरा हैलोजन। अमोनिया को शुष्क करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसको आप अपने से करिए, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना कह सकते हैं वैसे। अगला फिर से आप देखिए अध्याय 9 उप सहसंयोजी यौगिक। पहला NiCO में Ni की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो Ni को X मान लेंगे। कार्बोनिल की वैलेंसी 0 × 4 = 0, तो X = 0। तो सही आंसर हो जाएगा आ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आ। दूसरा देखिए मोहर लवण किसको कहते हैं? तो द्विक लवण को मोहर लवण भी कहा जाता है। तीसरा है CuNH3 का होल 4 SO4 में SU की समन्वय संख्या, तो ये अलग ही दिख रही, कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा 4। NiCO4 में M बॉन्ड C मेटल और कार्बन के बीच कितना कौन से बंध होते हैं ये आपको बताना है। तो बताइए कि कौन से बंध होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिग्मा और पाई दोनों बंध होते हैं। अगला CuNH3 का होल 6 ओवरऑल 3 पॉजिटिव आयन का रंग पीला होता है। इसकी EAN संख्या, तो EAN की मैंने ट्रिक भी बनाई है एक वीडियो, उसको आप देखिए। यहाँ पे चेक करते हैं CO का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28 होता है। सॉरी माफ करिएगा 27 होता है। निकिल का 28 होता है, कॉपर का 29। तो 27 प्लस 2 × 6, यह 27 पहले ऑक्सीकरण -3 कर लीजिए, तो 24 और 6 दूनी 12, तो 24 और 12 कितनी हो जाएगी? 36। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दा। क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा दा। संकुल यौगिक में लिगेंड हैं, तो लिगेंड क्या है? संकुल यौगिक में देखिए यहाँ पे लिगेंड कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान करते हैं वो लिगेंड हैं। निम्नलिखित में कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? तो देखिए ये सभी एक दंतुर है। यहाँ पे जो ऑक्जिलेट है ना वो 2 दंतुर है, और 2 दंतुर या बहुदंतुर ही लिगेंड बनाते हैं। समानता परमाणुओं का समूह लिगेंड के समान कार्य कर सकता है। कैसे समानता? इसका वे या तो उदासीन होना चाहिए या कि ऋण आवेशित होना चाहिए, वही लिगेंड का कार्य कर सकते हैं। उपसहसंयोजी यौगिकों में किसी धातु की उपसहसंयोजी संख्या है।
है निम्न में कौन सा यौगिक उपसहसंयोजी यौगिक नहीं है? तो यहाँ पे फेरस अमोनियम सल्फेट जो है ये उपसहसंयोजी यौगिक नहीं है, एक सामान्य यौगिक है, और अन्य जो सभी हैं वो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे यौगिक जिनमें डैश डैश कार्बनिक समूह के कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वे यौगिक जिनमें कार्बन या धातु परमाणु कार्बनिक समूह के कार्बन से जुड़ा होता है, जिनमें धातु कार्बनिक समूह के कार्बन से जुड़ी होती है उसे कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। सभी हरे पौधों में पाया जाने वाला संकुल यौगिक कौन सा है? तो Mg का संकुल यौगिक क्लोरोफिल है, या Mg संकुल सभी हरे पौधों में पाया जाने वाला संकुल यौगिक है। तो यहाँ पे आप बल्कि क्लोरोफिल बस कह दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि जो रक्त का जो संकुल है वह हीमोग्लोबिन का संकुल यौगिक है, क्लोरोफिल Mg का है। विटामिन B12 एक ये भी प्रश्न है, तो विटामिन B12 जो है कोबाल्ट का संकुल यौगिक है। अगला देखिए फिर आपका EDTA कैसा लिगेंड है? तो EDTA एक षटदंतुर, या आप कह सकते हैं कि EDTA एक बहुदंतुर लिगेंड होता है। कैसा? बहुदंतुर लिगेंड है। अगला है इलेक्ट्रॉन युग्मदाता क्या कहलाते हैं? तो वही लिगेंड, या हिंदी में इसी को बोलते हैं संलग्नी कहलाते हैं। लिगेंड तथा धातु आयन के मध्य कौन सा बंध बनता है? तो उपसहसंयोजी बंध बनता है। कौन सा? उपसहसंयोजी बंध बनता है। अगला है प्रस्फुटन कार्बधात्विक यौगिक कौन सा है? तो TEL इसका पूरा नाम होता है टेट्रा एथिल लेड होता है। उपसहसंयोजकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1893 में अल्फ्रेड वर्नर ने किया था। अगला है फेरोसिन में दो साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग के बीच कौन सा परमाणु होता है? तो Fe आयरन परमाणु होता है। हीमोग्लोबिन आयरन का डैश डैश यौगिक अभी मैंने बताया कि आप बताएंगे, Fe यौगिक है। Fe का संकुल यौगिक है, माफ करिएगा, संकुल यौगिक है। चलिए सही जोड़ी मिलाने आइए एक बार। EDTA का बहुदंतुल लिगेंड कहीं पे दिख रहा है, देखिए, हाँ। क्लोरोफिल का तो मैग्नीशियम। इसके बाद यहाँ पे आपका तीसरा आ रहा है, तीसरा का नाइट्रेटो, तो ये ऋणात्मक लिगेंड कर दीजिए। डायफेनिल फास्फीन, तो यहाँ पे उदासीन लिगेंड ये हो जाएगा। और आपका एक्वा बच रहा है, तो एक्वा जो है एक दंतुल लिगेंड, हालांकि ये दोनों का उदासीन दोनों में हो सकता है, तो ये मैच्ड वर्ड था। अगला देखिए फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंती लिगेंडों की संख्या क्या कहलाती है? तो समन्वय संख्या कहलाती है, या उपसहसंयोजी संख्या, या शॉर्टकट में इसे हम लोग CN भी बोलते हैं। CN का मतलब होता है उपसहसंयोजी संख्या। तो यहाँ पे CN डाइक्लोरो टेट्राएमीन प्लेटिनम आयन का सूत्र लिखना है। देखिए यहाँ पे अपने को सूत्र लिखना है। तो डाइक्लोरो कह रहा, तो पहले आप Cl2 लिख दीजिए। फिर टेट्राएमीन कह रहा है, डाइक्लोरो टेट्राएमीन मतलब NH3 का होल 4 कह रहा है। फिर इसके बाद प्लेटिनम, तो आप कह दीजिए PT। फिर आयन कितने 4 हैं, तो यहाँ पे आप ओवरऑल +2 कर दीजिए, तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा PtCl2 NH3 का होल 4 ओवरऑल 2 पॉजिटिव। यदि संकुल आयन ऋण आयनिक है तो केंद्रीय परमाणु में क्या शब्द लगाते हैं? तो 8 शब्द लास्ट में जोड़ देते हैं। वे योगशील यौगिक जो क्रिस्टल जालक में एक रूप में स्थायी होते हैं किंतु जलीय विलयन में अपने यौगिकों में टूट जाते हैं, उन्हें हम द्विक लवण कहते हैं। वे यौगिक जिनका अस्तित्व जलीय विलयन में भी रहता है, या वे जलीय विलयन में अपने सभी आयनों का परीक्षण भी नहीं देते हैं, विद्यमान रहते हैं, तो ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? संकुल यौगिक कहलाते हैं। लिगेंडों में वह विशिष्ट परमाणु जो वस्तुतः इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसे परमाणुओं को हम क्या कहेंगे? तो दाता जो देता है उसको दाता परमाणु कहते हैं।
धातु या धातु आयन के साथ जब कोई बहुतंतुल लिगेंड चक्रीय संरचना वाला अणु बनाता है तो इसे क्या कहते हैं? कीलेट कहते हैं, कीलेट। केंद्रीय धातु आयन तथा उससे जुड़े हुए लिगेंड को एक बड़े कोष्ठक के अंदर रखते हैं, इसे सामान्यतः क्या कहते हैं, या इसे क्या कहा जाता है? तो इसे उपसंयोजी क्षेत्र कहा जाता है। उपसंयोजी संख्या 6 वाले संकुल आयन का आकार, तो यदि उपसंयोजी संख्या 6 है तो उसमें sp3d2 या d2sp3 संकरण होगा और उसकी संरचना अष्टफल की होगा। वर्नर की प्राथमिक संयोजकता से निर्मित बंध होते हैं तो वो आयनिक बंध होते हैं या विद्युत संयोजी बंध होते हैं। अगला है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? तो लुकास अभिकर्मक द्वारा एल्कोहलों का परीक्षण किया जाता है। फिनाल का स्वभाव कैसा होता है? तो फिनाल का स्वभाव अम्लीय होता है। अगला है फिनाल का क्लोरोफॉर्म व क्षार के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये तो रीमर टीमैन अपक्रिया है जिसमें सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। एल्कोहल की जल में अत्यधिक विलेयता का मुख्य कारण क्या है? तो जल के साथ हाइड्रोजन बंध का उपस्थित होना, ये सबसे ज्यादा विलेयता का मुख्य कारण है। विलियमसन संश्लेषण में किसका निर्माण किया जाता है? या विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा किसका निर्माण करते हैं? तो ईथर। ईथर के समावयवी कौन होते हैं? तो ईथर के समावयवी जो हैं वो एल्कोहल होते हैं। समावयवी किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान हो किंतु उनमें अलग अलग समूह हो तो उसको हम लोग समावयवी, और इस घटना को समावयवता, जैसे एग्जाम्पल हम कह दिया जाए कि C2H5 C2H6O है तो इसके दो समावयवी होंगे, एक होगा C2H5OH और एक होगा CH3OCH3। तो इसको ध्यान रखिएगा सदैव कि ईथर के समावयवी कौन होते हैं? एल्कोहल होते हैं। हाँ सही है। डैश डैश की उपस्थिति के कारण एल्कोहल का क्वथनांक जो है वह सामान्यतः उच्च होता है। तो किसके कारण एल्कोहलों का क्वथनांक उच्च होता है? तो वही हाइड्रोजन बंध के कारण। प्राथमिक एल्कोहल की वाष्पों को गर्म एल्यूमिनियम पर प्रवाहित करने से क्या बनेगा? तो प्राथमिक एल्कोहल को गर्म करने से यहाँ पे क्या बन जाएगा? एल्कीन बनेगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा तो एल्कीन बन जाएगा। लुकास अभिकर्मक निर्जल JDnCl2 तथा, तो लुकास अभिकर्मक निर्जल JDnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण होता है। फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा? तो फिनाल को यदि जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो बेंजीन बनेगा। जैसे फिनाल का सूत्र होता है ये बेंजीन के ऊपर OH या C6H5OH, जब हम जेडियन से क्रिया कराएंगे तो ये यहाँ से चेंज इनटू बन जाएगा, आपका बेंजीन बन जाएगा, अब प्लस ZnO जो है वो बाहर निकल जाएगा। फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनित होकर के बैकेलाइट बनाता है। इसकी ट्रिक भी आप याद कर लीजिए, बल्कि फूफा बेंचे बैकेलाइट, मतलब फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से क्या बनेगा? बैकेलाइट बनेगा। अगला फिर आइए आगे है, सही जोड़ियां बनाना है आपको, सॉरी माफ करिएगा, सही जोड़ियां नहीं, एक शब्द में है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। एल्कोहल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए, मतलब पीने योग्य ना हो तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें अपन लोग सामान्यतः क्या मिला दिया जाता है? तो ये आंसर है पीरिडीन, है ना, क्या मिला दिया जाता है? पेरिडीन। अगला है एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या बनता है? अभी मैंने ऊपर बताया, आप अपने से इसको कर लीजिए। एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या बनेगा? एल्कीन। ईथर का समावयवी होता है, अभी इसके पहले आया एल्कोहल। जब प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो प्राथमिक एल्कोहल C2H5OH या एथिल एल्कोहल देता है। अगला है ये एथिल एल्कोहल के बाद द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगा? कीटोन, और कीटोन के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? अम्ल बनेगा। अभी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, थोड़ी सी ये कठिन भी है, ध्यान से इनको जरूर देखिएगा। अगला आ रहा आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी अच्छे चैप्टर्स हैं। कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है।
कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता। कौन नहीं देता है कैनिजारो अपक्रिया? तो याद रखना है कि कैनिजारो केवल फॉर्मल एल्डिहाइड देते हैं और बेंजेल एल्डिहाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड नहीं देगा। दूसरा, रोजनमुंड अपक्रिया का मुख्य उत्पाद, इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई थी। आर को कल हाइड्रोजन के यहाँ एल्डिहाइड का मुंडन है। रजत दर्पण परीक्षण देते हैं तो ये एल्डिहाइड देते हैं। अगला है, जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो कास ऐसा गर्म करो एसीटोन बन जाए। कास माने कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो एसीटोन बनेगा। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा? तो प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर पहले एल्डिहाइड देता है और एल्डिहाइड जब ऑक्सीकरण करेगा तो वो क्या देगा? अम्ल देगा। अगला, फॉर्मेल्डिहाइड एवं अमोनिया की क्रिया कराने पर डैश डैश प्राप्त होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड एवं अमोनिया से क्रिया कराने पर यूरोट्रोपिन बनता है, जिसका सूत्र CH2 का होल 6 N4 होता है। इसका नाम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है। कीटोन अपचयित होकर डैश डैश एल्कोहल बनाते हैं। तो यदि कीटोन अपचयित होंगे तो द्वितीयक एल्कोहल बनाएंगे। कीटोन का क्वथनांक समावैवी एल्डिहाइड से उच्च होता है। एक शब्द में उत्तर बताइए। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है? तो टॉलेन अभिकर्मक होगा। एल्डिहाइड में प्राथमिक कार्बन की संकृत अवस्था क्या है? तो देखिए, यदि कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2 और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। तो यहाँ पे एल्डिहाइड को हम कैसे लिखते हैं? बॉन्ड C O बॉन्ड H लिखेंगे तो कौन सा संकरण होगा एल्डिहाइड में? sp2 होगा। एसिड क्लोराइड से संगत एल्डिहाइड बनने वाली अपक्रिया का नाम अभी हमने बताया, आर्कोकल हाइड्रोजन का एल्डिहाइड के घर में मुंडन है। मतलब ऐसी कौन सी अपक्रिया है? रोजनमुंड अपक्रिया है। एल्डोल्ड संघनन किस प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन में होता है? तो यहाँ पे बता देना है कि ये एल्डोल्ड संघनन जो है वो सामान्यतः अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बन में या अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोनों में होता है। अगला अध्याय आपका ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक आइसोसाइनाइड परीक्षण कौन देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक एमीन जो है वो प्राथमिक एमीन आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं। दूसरा है, मिथाइल साइनाइड जल अपघटित होकर क्या बनाता है? मिथाइल साइनाइड का सूत्र CH3CN है और इसका जल अपघटन होगा तो ये क्या बना देगा? CH3COOH बनाएगा। एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या देगा? तो एथिल एमीन नाइट्रस से क्रिया करके नाइट्रोजन गैस दे देगा। अगला है, एनिलीन का शुद्धिकरण करते हैं। एनिलीन का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा करते हैं? तो वाष्प आसवन से। पांचवा है, किसके साथ HNO2 की क्रिया से नाइट्रोसो आयल प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक एमीन। फिर अगला है, हाफ मैन ब्रोमाइड में डैश हाफ मैन ब्रोमाइड में क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन परमाणुओं की संख्या घट जाती है या कम हो जाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एमीन की क्षारीय प्रकृति क्यों होती है? क्योंकि उसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। दूसरा, स्टीफन अपक्रिया एल्किल साइनाइड, इसकी भी ट्रिक मैंने बनाया था। स्टीफाई एल्किल साइनाइड HCl के साथ एक संकुल बनाए, HCl के साथ संकुल बनाए और जल के साथ एल्डिहाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाती है। अगला है, कार्बिल एमीन परीक्षण केवल डैश डैश एमीन देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल प्राथमिक एमीन देते हैं। अगला है, एमीन में C बॉन्ड X बंध का अमोनिया द्वारा विदलन क्या कहलाता है? तो अमोनी अपघटन कहलाता है। शुद्ध एमीन डैश डैश होती है। शुद्ध एमीन क्या होती है? तो शुद्ध एमीन डैश डैश होती है, तो रंगहीन होती है। एनिलीन व क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है?
तो फेनिल आइसोसाइनाइड N, डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, ये फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अगला चलिए सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी भी बहुत सरल है। पहला है नाइट्रोबेंजीन का क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन को मीरबेन का तेल कहते हैं जिसकी गंध कड़वे बादाम जैसे होती है। मास्टर्ड तेल अपक्रिया का मुख्य उत्पाद एल्किल आइसोथायोसाइनेट है। कार्बिल एमीन में आइसोसाइनाइड बनता है और सेंड मेयर हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। दैट्स ऑल। एक शब्द में उत्तर लिखिए। नाइट्रिकारी मिश्रण किसे कहते हैं? HNO3 और H2SO4 के मिश्रण को नाइट्रिकारी मिश्रण कहते हैं। मीरबेन का तेल किसे कहते हैं? तो अभी बताए ना, बेंजीन NO2 मतलब नाइट्रोबेंजीन को मीरबेन का तेल कहते हैं। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमिनो में विभेद के लिए कौन सा अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? तो हिंसवर्ग अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। किसका? हिंसवर्ग का। हवा में खुला छोड़ने पर अनिलीन काला भूरा हो जाता है। क्यों? तो ऑक्सीकरण कारण। किसके? ऑक्सीकरण। नाइट्रोबेंजीन के अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो अपचयन करने पर प्राप्त होता है एनिलीन बेंजीन और ये हो जाएगा NH2, तो ये हो जाएगा एनिलीन। अगला प्रश्न है आपका अध्याय 14 जैव अणु। अगला अध्याय है जैव अणु। ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। RNA में नहीं होता है। तो देखिए RNA में, DNA में 4 क्षारक होते हैं AGTC, इसको ऐसा याद कर लो AGTC। RNA में याद कर लो AGCU। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं होगा? तो इसमें AGCU, तो इसमें थायमीन नहीं है, तो RNA में थायमीन नहीं होता। पौधों की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट जो है कोशिकाओं का, ये तो बहुत सरल है, इसको आप अपने से भी कर सकते हैं। अगला है कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 का अभिगमन करता है? तो इसको आप लोग अपने से कर सकते हैं, हालांकि सरल नहीं है पर आप अपने से कर सकते हैं। तो मायोग्लोबिन, देखिए यहाँ पे 4 हैं। जो इंसुलिन है इसका भी यूज आप जानते हैं, एल्बुमिन भी जानते हैं, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। तो O2 का अभिगमन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। सभी जीवित कोशिकाओं में अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक लगभग आप सभी जानते होंगे, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। तो सबसे अधिक जो है वो कौन सा होता है? तो सबसे प्रभावशाली ऊर्जा वाहक ATP है। प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लीजिए। यहाँ पे आप बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त एक मोनोसैकेराइड है। कौन सा है? मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रैक्टोज होते हैं। ग्लूकोज को द्राक्ष शर्करा, फ्रैक्टोज को फल शर्करा, और सबसे मीठी शर्करा पूछे तो फ्रैक्टोज ही होती है जो कि फल में पाई जाती है। एमिनो समूह व कार्बोक्सिलिक समूह की परस्पर क्रिया से बंध से बनने वाले बंध को कौन सा बंध कहते हैं? तो ये कहलाता है कौन सा बंध? पेप्टाइड बंध कहलाता है। कौन सा बंध? पेप्टाइड बंध कहलाता है। अगला विकृतीकरण प्रोटीन की डैश डैश संरचना प्रभावित नहीं होती है। तो प्राथमिक संरचना प्रभावित नहीं होती है। प्रोटीन डैश डैश का बहुलक है। तो प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक है। किसका? अल्फा एमिनो अम्लों का बहुलक है। DNA में नहीं पाया जाता, तो यूरेसिल DNA में नहीं होता है। अगला सही जोड़ी, तो इसको आप अपने से बना सकते हैं। चलिए, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। इसके बाद अगला आता है लैक्टोस, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। फिर इसके बाद अगला आता है आपका तीसरे नंबर पे, देखिए बैलीन है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका अपन, ये एक प्रकार का एमिनो अम्ल है, तो ये कर दीजिए। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड करिए। राइबोस शर्करा किस में होगी? RNA में। तो DNA यहाँ आपका खाली बचेगा। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है। एक शब्द में उत्तर लिखिए। रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन
कौन सी है? तो यदि विटामिन पूछता तो के, प्रोटीन पूछता है तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। कौन सी है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। अगला है फिर आपका दूसरा नंबर, एमिनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है? तो वही पेप्टाइड बंध जोड़ता है। ग्लूकोज में पाइरेनोज वलय होता है, जबकि फ्रैक्टोज में कौन सा वलय होगा? तो फ्यूरेनोज वलय होगा। अगला है शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो ये तो सबको पता होगा, कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे शरीर द्वारा निर्मित न होने वाले एमिनो अम्ल जो शरीर के बाहर से दिए जाते हैं, तो देखिए अब एमिनो अम्ल दो प्रकार के, आवश्यक, अनावश्यक। ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर में आवश्यक होते हैं, अर्थात जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, उन्हें बाहर से लिया जाता है, उन्हें हम लोग कहते हैं आवश्यक। और जिनका निर्माण शरीर में ही हो जाता है, उनको कहते हैं अनावश्यक। तो इस प्रकार से ये अध्याय हुआ। अब अगला अध्याय आपका आएगा बहुलक, जिससे केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो आइए देखते हैं बहुलक। इससे केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आने वाले हैं। निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नकीय बहुलक है? तो दो प्रकार के ये भी होते हैं, जैव निम्नकीय और दूसरा अजैव निम्नकीय। तो जैव निम्नकीय जो है, तो देखिए यहाँ पे एक ही आपका आंसर अलग दिख रहा है, वो कौन? सेलुलोज। निम्नलिखित में रेखिक श्रृंखला बहुलक के लिए सही है। रेखीय श्रृंखला के लिए निम्न में कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। निम्न में से बहुलक नहीं है। कौन सा बहुलक नहीं है? तो डीडीटी बहुलक नहीं है। बैकेलाइट व फिनाल के साथ कौन सा यौगिक, बैकेलाइट में फिनाल के साथ कौन सा यौगिक संयुक्त होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? तो श्रृंखला वृद्धि बहुलक कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर कह दीजिए प्रोटीन, जो अल्फा एमिनो अम्लों का बहुलक होता है। फिर छठा है, बहुलीकरण दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से भिन्न या एकलक भाग लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सम बहुलीकरण। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रिन का। और जो संश्लेषित बहुलक होता है वो नियोप्रिन का होता है। खाना बनाने के बर्तनों में कौन सा पदार्थ नॉन स्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसका नाम टेफ्लॉन होता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है? तो वो है स्टार्च है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 10वां, संघनन बहुलक का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो टेरिलीन है। कौन सा है? टेरिलीन। नायलॉन उदाहरण है, तो नायलॉन किसका उदाहरण है? तो ये पॉलीएमाइड का उदाहरण है। अगला, बहुलक को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, डैश डैश बहुलक को, तो थर्मोप्लास्टिक बहुलकों को किसी भी रूप में। पर्यावरण में अपघटित होने वाले बहुलक को जैव निम्नकीय, जैसे स्टार सेलुलोज, और जो जैव अपघटित नहीं होते हैं जिनको जैव अनअपघटनीय कहेंगे। नियोप्रिन डैश डैश रबड़ है, तो नियोप्रिन एक संश्लेषित रबड़ है। रबड़ के बल्कनीकरण में सल्फर एक तिर्यक बंध अभिकर्मक की भांति कार्य करती है। बहुलकों पर कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं होता। ग्लूकोज डैश डैश का मोनोमर है, तो ग्लूकोज स्टार्च या सेलुलोज का मोनोमर है। ठीक है। एथिलीन ग्लाइकॉल तथा थैलिक अम्ल का बहुलक क्या कहलाता है? तो ग्लिप्टल कहलाता है। बैकेलाइट एक डैश डैश बहुलक है, तो ये थर्मोसेटिंग बहुलक है। फिर आप सही जोड़ी इसका मिलाइए। आइए सही जोड़ी पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वही आपका ग्लिप्टल है। ग्लिप्टल का भी मैंने बताया, पॉलीएथिलीन, और ये जो होता है आपका ग्लाइकॉल थैलेट होता है। दूसरा नायलॉन 6,6 का एडपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन। तो चलिए पहले सही जोड़ी ही मिलाते भी चलते हैं। तो नायलॉन 66 का हो जाएगा ये नायलॉन 6 का हो जाएगा कैप्रोलैक्टम। इसके बाद टेरिलीन बचता है आपका, तो टेरिलीन का यहाँ पे मेल्मोवेयर और ग्लिप्टल बच रहा है। तो पहले का आपका हो जाएगा ये शा। फिर इसके बाद कौन से बचे? चौथा है मेल्मोवेयर, तो मेल्मोवेयर का हो जाएगा ये मेलामाइन ये। अब लास्ट बचता है टेरिलीन। तो टेरिलीन का दूसरा नाम ही होता है, टेरिलीन का दूसरा नाम क्या है आपको पता ही होगा, तो वही होगा
नेफ्टेरिलीन का दूसरा नाम है डेक्रॉन। दैट्स ऑल। फिर इसके बाद आगे आइए, एक शब्द में उत्तर लिखिए। प्राकृतिक रबड़ में लचीलापन बनाने के लिए या अन्य गुणों में सुधार करने के लिए तिर्यक बंद कराने का प्रक्रम क्या कहलाता है? वल्कनीकरण, जिसकी खोज चार्ल्स गुडियर ने की थी। जब ये दो या दो से अधिक भिन्न एकलक एक साथ बहुलीकृत होते हैं तो उसको सहबहुलीकरण। प्राकृतिक बहुलकों के दो उदाहरण लिखिए। तो रबड़, स्टार्च, सेलुलोस। ब्यूना रबड़ का रासायनिक नाम लिखिए। तो ब्यूटा स्टाइरीन, ब्यूटाडाइइन रबड़। पॉलीथीन किसका एकलक है? तो पॉलीथीन किसका एकलक है? तो ये एथिलीन का एकलक होता है। फिर अगला वही है, दो या दो से अधिक भिन्न एकलकों हो गया ये वाला। दो या दो टायर के धागे बनाने में प्रयुक्त बहुलक का नाम क्या है? तो टायर के धागे बनाने में कौन से बहुलक का उपयोग किया जाता है? नायलॉन 6 का। न टूटने वाली क्रांकरी बनाने में कौन सा बहुलक? मेलामाइन। प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले बहुलकों को संश्लेषित बहुलक। कैप्रोलैक्टम के बहुलीकरण से कौन सा बहुलक प्राप्त होता है? तो सही आंसर हो जाएगा नायलॉन 6। दोस्तों लास्ट अध्याय बचा हुआ है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ध्यान पूर्वक देखिएगा, बहुत मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया। कई बच्चों ने कहा कि नहीं सर, एक बार आप जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ उसके ऑब्जेक्टिव जरूर थोड़ा सॉल्व कराइए, कुछ ऑब्जेक्टिव बताइए। उनको एक बार हम लोग वीडियो देखेंगे तो हम सभी लोगों से याद हो जाएगा। इसलिए मैंने बहुत लंबी वीडियो हो गई, 1 घंटे से लगातार सोचिए इसी पर बात कर रहा हूँ। लास्ट चैप्टर बचा, चलिए इसको भी जल्दी खत्म करते हैं। दैनिक जीवन में रसायन। पहला है, निम्नलिखित में एंटीबायोटिक में किस एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले हुई? तो पेनिसिलिन, सबको पता होगा। दूसरा एंटीबायोटिक है तो क्लोरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये प्रतिजैविक होती हैं। तीसरा एंटीपायरेटिक, निम्न में से कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा एस्प्रिन, ज्वरनाशी है। सल्फाडाइजीन एक प्रकार की कौन सी औषधि है? तो ये भी एक प्रकार की प्रतिसूक्ष्म जैविक होती है। डिटाल कौन सी है? तो डिटाल ये प्रतिरोधी है। अगला है, मलेरिया अवरोधक होते हैं, तो मलेरिया अवरोधक कौन सा है? तो ये क्लोरोक्यून है। प्रतिरोधी निम्न में से कौन सा है? तो टिंचर आयोडीन है। अगला एंटी फर्टिलिटी मेस्ट्रानॉल है। इसके बाद अब थोड़ा सा मैं स्पीड में चल रहा हूँ। निम्नलिखित में किस औषधि की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है? तो पेनिसिलिन की थी। फिर अगला है, सैलाल का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे एक और आंसर होगा, देखिए ये है। तो इसका आंसर एंटीसेप्टिक व एंटीपायरेटिक दोनों के रूप में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आमाशय की अम्लता को कम करते हैं उनको प्रतिअम्ल कहते हैं। आयोडीन एक प्रबल क्या है? एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग या प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। शरीर का ताप कम करने वाली औषधियाँ जड़नाशी कहलाती हैं। शल्य क्रिया में उपकरणों को साफ करने हेतु प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ का नाम रोगाणुनाशी है। डैश डैश मलेरिया औषधि है, क्यूनोन है। सही जोड़ी बनाइए, तो ये भी आप अपने से बनाइए सभी लोग। पेनिसिलिन का प्रथम प्रतिजैविक हो जाएगा। एस्प्रिन जो है इधर एस्प्रिन ये हो जाएगी। प्रोमेथाजीन जो है वो प्रतिहिस्टामिन हो जाएगा। सल्फापिरिडिन जो सल्फर ड्रग हो जाएगा। और आपका लास्ट बच रहा है एमिटाल। एमिटाल का क्या हो जाएगा? ये प्रशांतक हो जाएगा। बस नेक्स्ट है, एक गर्भ निरोधक औषधि का रासायनिक नाम मेस्ट्रानॉल। औषधि जो प्रतिजैविक के समान करती हैं किंतु होती नहीं है उनको क्या कहते हैं? सल्फर ड्रग। रासायन जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं उसको प्रशांतक कहते हैं। घावों पर सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिरोधी होते हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने वाले रासायनिक पदार्थ को प्रतिजैविक। पूरे शरीर की अथवा शरीर के किसी भाग को चेतना शून्य या बेहोश करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? निश्चेतक। शरीर का दर्द को कम करने हेतु कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं? पीड़ाहारी। ज्वर में शरीर का ताप कम करने हेतु कौन सा पदार्थ होता है? तो ये हो जाएगा आपका शरीर के ज्वर को कम करने में तो ज्वरनाशी। विभिन्न रसायनों द्वारा रोगों की चिकित्सा क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी या रसायन उपचार। रसायन जो हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि रोकते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं
ऐसे पदार्थों को रोगाणुनाशी या पूतिरोधी कहते हैं। जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं वो पूतिरोधी होते हैं, और जो शरीर को भी नुकसान पहुंचा देते हैं वह रोगाणुनाशी होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं ये आज पूरी आपकी केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर्स हो गए। कई छात्रों का कहना था कि सर एक बार क्वेश्चन बैंक के ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न हैं उनको ज़रूर हल कराइए। तो धन्यवाद, मैंने आप लोगों का समय भी बहुत ले लिया। यदि आप वीडियो पूरी देखेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आप